Hello everyone, how are you? I think you all are fit and fine. Welcome again on my YouTube channel Max Elevation for every student. So now today we will discuss a very important topic of calculus and it is differentiability. Yes, differentiability is a very important topic of calculus. And in the previous video you saw a two important topic of calculus. These are limits and continuity. तो आज हम जो कैलकुलस का अगला टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी टोटली कनेक्टेड टू द कंटिन्यूटी एंड लिमिट्स, क्योंकि अगर लिमिट्स आपको, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि अगर लिमिट आपको नहीं आती तो न तो आप कंटिन्यूटी कर सकते हो नहीं डिफरेंशिएबिलिटी कर सकते हो, क्योंकि आज जो मैं डिफरेंशिएबिलिटी की आपको डेफिनेशन बता रहा हूं उसमें भी लिमिट का अपना रोल होगा। तो नाउ लेट्स सी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। Now let's see the definition of differentiability. Suppose that fx be a real value function. Now let's see, fx be a real value function defined in any interval ab, and let's see is any point between ab, then fx is said to be differentiable if this limit is exist, limit x tending c fx minus fc upon x minus c. It is the most important thing that दिस लिमिट इज एग्जिस्ट। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, लिमिट एक्स टेंडिंग सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन ऑफ एक्स माइनस सी, तो हम कहेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। और इस डिफरेंशिएबिलिटी को, फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी को हम डिनोट करेंगे या तो एफ जस्ट सी लिखकर करेंगे, या फिर डी ऑफ एफ एक्स लिखेंगे, या फिर डी अपॉन ऑफ डी एक्स ऑफ एफ एक्स लिखेंगे। दीज आर द वेज टू राइट दिस लिमिट हियर। सो f dash c is equal to limit x tending c fx minus fc upon of x minus c। and I think लिमिट के कॉन्सेप्ट में आप जानते ही होंगे कि लिमिट कब एग्जिस्ट करती है। सपोज दैट दिस इज योर पॉइंट c, ये आपका पॉइंट c है, x is equal to c, so the neighborhood of c is c plus h and c minus h। ये c का नेबरहुड हो गया। अब अगर आप यहां पर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं सी के कॉरस्पॉन्डिंग, तो कैसे लिखेंगे आप इसको? हम इसे लिखेंगे लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग सी माइनस एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन ऑफ एक्स माइनस सी। सिमिलरली फॉर राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंडिंग सी प्लस एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन ऑफ एक्स माइनस सी। और मैंने आपको लिमिट के केस में ये भी बताया था कि अगर हम यहां पर एक स्मॉल वैल्यू लेते हैं जो जीरो की तरफ टेंड कर रही है, विच इज कॉल्ड h, अगर हम आप इसको h की फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस एफ सी अपॉन, इट इज कॉल्ड c प्लस h, सो इट इज राइट हैंड लिमिट, एंड इफ यू राइट c minus h then it is called left hand limit. So we write here f of c minus h minus fc upon c minus h minus c. So c and c is cancelled out, so there are only minus h is left. Similarly here, limit h tends to 0 f of c plus h minus fc upon c plus h minus c. So c and c is again cancelled. So these are called left hand limit and right hand limit, and both limits are equal, then we say this limit is exist। अगर ये दोनों लिमिट्स इक्वल हैं तो हम कहेंगे कि ये वाली लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। और अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो फंक्शन भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर ये वाली लिमिट राइट हैंड लिमिट है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है और ये राइट हैंड लिमिट है, अगर ये दोनों लिमिट्स इक्वल आती है, यानी ये लिमिट अगर सेम है तो हमारी ये वाली लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और अगर ये वाली लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो हम कहेंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। लेट्स सी दिस कॉन्सेप्ट अगेन। अब यहां पर एक बात ये देखने की है कि जो हमने राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मैंने कहा कि लिमिट x tending c plus fx minus fc upon x minus c, or you also say that limit s tends to 0 f of c plus h minus fc
अपॉन h, दिस इज कॉल्ड योर राइट हैंड डेरिवेटिव। यानी अगर हम इसको राइट हैंड डेरिवेटिव कहते हैं और इस वाली लिमिट को हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहते हैं, एंड द शॉर्ट फॉर्म ऑफ दिस राइट हैंड डेरिवेटिव and left hand derivative is RSD and LSD, and both the derivatives are equal, then we say fx will be differentiable, otherwise fx not differentiable। यानी राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल आ रही है तो हम कहेंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ओवरऑल इस थ्योरी का जो मेन रिजल्ट हमारे सामने निकल कर आया वो क्या आया, मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूं इन द शॉर्ट फॉर्म। If the value of right hand derivative and the right hand derivative is given by limit s tends to 0 f of c plus h minus fc upon h, it is called right hand derivative, and the left hand derivative is given by limit s tends to 0 f of c minus h minus fc upon minus h, it is called left hand derivative। So if both the derivatives are equal, then we say function will be differentiable, otherwise it is not differentiable। So it is a mathematical definition of differentiability, and in the next we will discuss about the geometrical representation of this differentiability। यानी अब हम जियोमेट्रिकली देखेंगे कि आखिर डिफरेंशिएबिलिटी होती क्या है। यहां पर जो हमें क्वेश्चंस करने होते हैं वो इसी मैथमेटिकल डेफिनेशन से करने होते हैं। हमें हर क्वेश्चन में राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। अगर ये दोनों वैल्यू सेम आ जाती है देन वी से कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो नाउ लेट्स सी अगेन, नाउ लेट्स सी द जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। अब मैं आपको डिफरेंशिएबिलिटी का जियोमेट्रिक मीनिंग बताने वाला हूं। ये बहुत आराम से आपको समझना है, बहुत ध्यान से आपको समझना है, because in this topic we will discuss the some concept of the limit and some concept of the slope of straight line, जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था उसके भी कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ यूज करूंगा। तो नाउ लेट्स सी, इट इज एनी कर्व। ये आपको एक कर्व दिखाई दे रहा है जिसको मैंने कहा y इक्वल टू fx। इस कर्व के p पॉइंट को मैंने c और f c सपोज किया है, x की वैल्यू c सपोज करी है और c पर y की वैल्यू आ जाएगी fc। एंड इसके नेबरहुड में आप जानते हो कि नेबरहुड क्या होता है, किसी भी पॉइंट के नेबरहुड में आगे और पीछे वाली वैल्यूज हम लेते हैं, जो थोड़ी सी इसके आगे होगी थोड़ी सी पीछे होगी। अब जो एक थोड़ा सा वर्ड मैंने बोला वो हम h की फॉर्म में बोलते हैं, मींस h टेंड्स टू 0, यानी c का अगर नेबरहुड होगा तो वो c प्लस h और c माइनस h होगा। तो c प्लस h हमने लिया r पॉइंट में, जिसके कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू होगी f ऑफ c प्लस h, और सिमिलरली c माइनस h हमने लिया q की फॉर्म में, जिसका x कोऑर्डिनेट होगा c माइनस h एंड y कोऑर्डिनेट होगा f ऑफ c माइनस h। तो ये हमारा q और r पॉइंट हो गया जो p के नेबरहुड में है। अभी अगर हम q और r को मिलाएंगे तो ये जो रेड वाली लाइन आपको दिखाई दे रही है दैट इज कॉल्ड सेकेंड। अब ये लाइन सेकेंड है और यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक टेंजेंट लाइन p पर ड्रॉन कर रखी है। मैं आपको बताऊंगा कि ये टेंजेंट हमें कब मिलेगा। अब यहाँ पर हमारे पास इस डायग्राम के अकॉर्डिंग दो पॉइंट्स हैं P के नेबरहुड में, पहला पॉइंट है R और दूसरा पॉइंट है Q। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर मैं इस R को P की तरफ टेंड करता हूं तो अब आपको ये सोचना है कि R P की तरफ कब टेंड होगा। R P की तरफ तब टेंड होगा जब ये H टेंड्स टू 0 होगा, यानी H की वैल्यू नियर बाय 0 की तरफ जब चलेंगे तो धीरे धीरे ये R पॉइंट P की तरफ आना शुरू हो जाएगा। यानी R पॉइंट अभी यहाँ पर है, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, और एक टाइम ऐसा होगा कि जब R पॉइंट P पर पहुंच जाएगा और ये जो आपको कोड दिखाई दे रही है PR, क्लियरली जो कोड PR आपको दिखाई दे रही है, ये कोड एक समय पर P की टेंजेंट लाइन बन जाएगी। अगर R P पर कोइंसाइड कर जाएगा तो उस कंडीशन में ये जो कोड PR आपको जो दिखाई दे रही है वो इस कर्व पर P पॉइंट की टेंजेंट बन जाएगी। सिमिलरली इसी तरह से अगर आप Q पॉइंट को P की तरफ लाई करवाएंगे, Q को P की तरफ टेंड कराएंगे तो वापस आपको h टेंड्स टू 0 लेना पड़ेगा। और सिमिलरली Q पॉइंट धीरे धीरे जब P की तरफ आएगा तो ये जो कोड आपको दिखाई दे रही है QP, वो भी एक समय पर जब Q और P कोइंसाइड कर जाएंगे तो ये कोड QP P की टेंजेंट बन जाएगी। इट इज क्लियर नाउ। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि दोनों ही कंडीशन में जब आपका पॉइंट R और पॉइंट Q P की तरफ टेंड करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि ये दोनों कोड P के टेंजेंट बन जाएंगे। ओके, तो नाउ लेट्स सी व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस PR। अब मैं स्लोप क्यों निकाला जाता हूं, मैथमेटिकल
मैं आपको डेफिनेशन बताना चाह रहा हूं, इसलिए मैं आपको स्लोप बता रहा हूं। तो अगर आप इसका राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव आप जानते हैं क्या होता है, राइट हैंड डेरिवेटिव होता है एट पॉइंट सी इज लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c plus h minus fc upon h, and it is nothing, it is only slope of PR। अगर आप PR का स्लोप निकालेंगे तो यही आपके पास आने वाला है, यानी स्लोप ऑफ PR क्या होता है, स्लोप का फॉर्मूला होता है स्लोप ऑफ PR इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। जैसा कि मैंने अभी कहा था आपको कि मैं 11th क्लास के स्लोप का कॉन्सेप्ट भी यूज करूंगा, तो यहां पर मैं स्लोप का फॉर्मूला यूज कर रहा हूं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दैट इज कॉल्ड लिमिट h टेंड्स टू 0 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो c और c कैंसिल हो जाएगा, इस तरह से आपके पास ये स्लोप ऑफ PR आ जाएगा। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि इस केस में यहां पर r जो है वो p की तरफ टेंड कर रहा है, लिमिट r टेंड्स टू p, यानी r p की तरफ टेंड कर रहा है, उस केस में ये स्लोप ऑफ PR कहलाएगा। सिमिलरली आप जानते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में क्या होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में होता है लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस h माइनस fc अपॉन माइनस h, और इसको मैं कह सकता हूं स्लोप ऑफ QP। ये QP का स्लोप बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, क्योंकि स्लोप ऑफ QP के केस में मैं कह सकता हूं कि लिमिट जब Q P की तरफ टेंड करेगी तो f ऑफ c माइनस h यानी y2 माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, तो यहां भी c से c कैंसिल हो जाएगा और आपके पास ये स्लोप ऑफ QP आ जाएगा। और उस कंडीशन में जो दोनों कोड हैं, जब r p की तरफ टेंड करेगा तो मैंने आपको पहले ही बता दिया PR इसकी टेंजेंट बन जाएगी, Q p की तरफ टेंड करेगा तो जो QP कोड है जो इस p की टेंजेंट बन जाएगी। और आप जानते हैं एक पॉइंट पर कभी भी दो टेंजेंट हो ही नहीं सकते, यानी जब ये दोनों पॉइंट P की तरफ टेंड कर रहे होंगे तो उस केस में दो अलग अलग टेंजेंट P पर तो हो नहीं सकते, यानी ये दोनों टेंजेंट सेम हो जाएंगे, यानी उस केस में दोनों टेंजेंट सेम हो जाएंगे। यानी we know that at one point tangent is always unique, एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट होता है, एक पॉइंट पर कभी दो टेंजेंट हो नहीं सकते, तो ये दोनों टेंजेंट सेम ही है। इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों की दोनों जो लिमिट्स हमने लिखी है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस fc अपॉन h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस h माइनस fc अपॉन माइनस h, बोथ आर सेम। यानी इस केस में, लिमिट के केस में दोनों वैल्यूज को सेम होना पड़ेगा। इसका मतलब आपके पॉइंट P पर एक ही टेंजेंट बनेगा और वो यूनिक होगा, तो इसके लिए इन दोनों लिमिट्स को सेम होना पड़ेगा। और ये जब दोनों लिमिट सेम हो जाएगी तो हम कहेंगे हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा P पॉइंट पर। सो इट इज द लॉजिक बिहाइंड इट। ये आपका जियोमेट्रिकल डेफिनेशन है डिफरेंशियलिटी का। नाउ लेट्स सी दिस बोल्ड डेफिनेशन। Now let's see a very important theorem which are related to the differentiability। एक मैं बात आपको एक थ्योरम के थ्रू बताना चाहता हूं डिफरेंशियलिटी के बारे में कि every differentiable function is always continuous। I am saying again कि हर differentiable function continuous होता है, but it is not necessary that every continuous function will be differentiable। यानी इसका अपोजिट ट्रू हो ये जरूरी नहीं है, यानी हर डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटीन्यूअस होगा ही होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर कंटीन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। तो इसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। लेट्स सी दिस एग्जांपल, एंड इन दिस क्वेश्चन देयर आर ए मॉडुलस फंक्शन, एंड आई थिंक यू नो दैट दिस मॉडुलस फंक्शन इज कंटीन्यूअस ऑलवेज। हर वैल्यू पर ये कंटीन्यूअस होता है, लेकिन ये मॉडुलस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। यानी जो हमने अभी थ्योरम कही आपको कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटीन्यूअस बट इट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, यानी अगर कंटीन्यूअस होगा तो ये जरूरी नहीं कि वो डिफरेंशिएबल होगा। तो नाउ लेट्स सी, वी विल चेक दिस फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0, एंड नाउ यू नो दैट द फॉर्मूला फॉर राइट हैंड डेरिवेटिव इज लिमिट ऑफ h tends to 0 f of c plus h minus fc upon h, where c is a point where you check. So in this question c is 0, so formula is become, ये formula आपका बन जाएगा 0 plus h
माइनस एफ जीरो अपॉन एच। तो 0 प्लस एच आपको सब्स्टिट्यूट करना है फंक्शन के अंदर, यानी यहां पर। उसके बाद एफ जीरो सब्स्टिट्यूट करना है अपॉन एच, और 0 प्लस एच यानी एच होगा, और एच का मॉडुलस एच ही आएगा, 0 0 ही आएगा, तो एच एस से कैंसिल हो जाएगा और 1 आ जाएगा। सिमिलरली इफ यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच। तो ये हमारा वापस से c की वैल्यू 0 हो जाएगी, सो इट बिकम 0 माइनस एच माइनस एफ जीरो अपॉन माइनस एच। अब हम f ऑफ 0 माइनस एच की वैल्यू इस फंक्शन के थ्रू फाइंड आउट करेंगे, देन इट बिकम मॉडुलस ऑफ 0 माइनस एच मॉडुलस ऑफ 0 अपॉन माइनस एच। और आप सभी जानते हैं कि माइनस एच का मॉडुलस हमेशा प्लस एच आएगा, यहाँ 0 आ गया और अपॉन में माइनस एच आ गया, एस से एच वापस कैंसिल हो गया तो माइनस 1 आ गया। यहाँ आपने देखा राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू दोनों सेम नहीं आ रही, सो वी से दैट fx इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो यहाँ क्लियरली ये पता लग गया कि fx जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन ये कंटिन्यूअस था, डिफरेंशिएबल नहीं हो पाया। तो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट इट कन्वर्ट्स इज नॉट ट्रू। ओके, so now let's see this question again. Now let's see, it is a another question. ये आपके सामने एक और क्वेश्चन है जिसमें हमें ये प्रूव करना है कि जो गिवन फंक्शन है वो x इज इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल होगा, यानी हमें शो करना है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। जैसा कि हमने इसके प्रीवियस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस कंटिन्यूटी के किए थे, उस कंटिन्यूटी वाले क्वेश्चंस में आपने देखा था राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू जिस पॉइंट पर हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं, अगर तीनों वैल्यूज इक्वल आती है देन वी से दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस, अदरवाइज इट इज डिसकंटिन्यूअस। सिमिलरली यहां पर भी आपको अलग अलग कैटेगरी के क्वेश्चन मिलेंगे जो मैं आपको करवा रहा हूं इस वीडियो के अंदर। यहां पर हमें ये प्रूव करना है कि जो गिवन फंक्शन है वो आपका डिफरेंशिएबल होगा। तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए केवल आपको राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होता है और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होता है। अगर दोनों की वैल्यू सेम आ जाए देन वी से दैट फंक्शन बी डिफरेंशिएबल, अदरवाइज इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो हम इस क्वेश्चन के लिए राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे कि ये दोनों इक्वल आते हैं या नहीं आते। तो नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन। अब आप देखिए इसका सॉल्यूशन सबसे पहले शुरू कर रहे हैं राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिखकर, जो होता है लिमिट, हम 0 पर चेक कर रहे हैं तो मैं डायरेक्टली यहां फॉर्मूला लिख रहा हूं 0 प्लस एच माइनस एफ जीरो अपॉन एच। अब 0 प्लस एच का मतलब होता है वो वैल्यू जो 0 के इक्वल नहीं होती, बिकॉज इट इज अ कंडीशनल फंक्शन है। तो जब 0 के इक्वल नहीं आएगी तो ये फंक्शन काम में लेना होता है, और जब 0 के इक्वल आएगी तो 0 काम में लेना है। तो हमारी जो वैल्यू है 0 प्लस एच वो 0 के इक्वल नहीं है, तो यहाँ और यहाँ पर x के रिप्लेस पर हम 0 प्लस एच को सब्स्टिट्यूट कर देंगे एंड यू विल गेट 0 प्लस एच होल स्क्वायर साइन ऑफ 1 अपॉन 0 प्लस एच एंड नाउ f0 का मतलब है 0 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो यहाँ 0 लिख दिया अपॉन h। उसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई किया, ये h स्क्वायर आ गया, ये साइन 1 अपॉन h आ गया और ये अपॉन में h चल ही रहा है, एक h से एक h आप कैंसिल आउट कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर लिमिट रख दोगे तो क्या आएगा, यहाँ आएगा साइन इंफिनिटी, और साइन इंफिनिटी की वैल्यू जैसे यहाँ पर आप 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो 1 अपॉन 0 हो जाएगा ये साइन इंफिनिटी, और यहाँ हो जाएगा 0, और साइन इंफिनिटी की वैल्यू आप जानते नहीं हो, तो मोस्ट प्रोबेबली अधिकतर स्टूडेंट यहाँ आके अटक जाते हैं। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है, अगर साइन 1 अपॉन h आ रहा है या फिर कोस 1 अपॉन h आ रहा है, आप सब जानते हैं कि साइन और कोस की रेंज क्या होती है, -1 to +1, यानी साइन और कोस हमेशा जो आउटपुट में वैल्यूज देते हैं वो देते हैं -1 और +1 के बीच में। तो जब भी ये सिचुएशन आपके सामने आ जाए, चाहे वो लिमिट का क्वेश्चन आप कर रहे हो, चाहे वो आप कंटिन्यूटी का क्वेश्चन कर रहे हो या डिफरेंशियलिटी का क्वेश्चन कर रहे हो, हर बार जब भी आपके सामने साइन 1 अपॉन h और cos 1 अपॉन h आ जाए तो हमेशा आपको लिखना है इट गिव्स वैल्यू बिटवीन -1 to +1, यानी ये फाइनाइट वैल्यू देगा जो -1 और +1 के बीच में होगी। तो इस तरह से आप इसको लिख दीजिए, h की वैल्यू तो लिमिट के अकॉर्डिंग 0 हो गई, और यहां हम लिखेंगे फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -1 to +1।
और जब किसी फाइनाइट वैल्यू को हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा जीरो आता है, तो राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई जीरो। सिमिलरली हम फॉर्मूला लिखेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का, जो होता है लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ जीरो माइनस h माइनस f0 अपॉन माइनस h। फिर से मैं यही कहूंगा कि जीरो माइनस h जीरो के इक्वल नहीं होता, तो इस वाली कंडीशन में x के रिप्लेस पर हम लिखेंगे जीरो माइनस h का होल स्क्वायर साइन माइनस वन अपॉन जीरो मीन्स माइनस वन अपॉन जीरो माइनस h माइनस, और f0 की वैल्यू वही जीरो आ गई, अपॉन में माइनस h आ गया। फिर उसके बाद हमने इसको कहा h स्क्वायर माइनस h का स्क्वायर, और यहाँ आएगा साइन माइनस वन अपॉन h, और यहाँ आ गया माइनस का h, s से वापस h को कैंसिल कर दिया, और फिर से आप जानते हैं साइन माइनस थीटा, माइनस का साइन बाहर आ गया और ये बन गया साइन वन अपॉन h, और नीचे माइनस वन है ही, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया। सिमिलरली ये जो वन अपॉन h आया इसको वापस से हम लिखेंगे जीरो मल्टीप्लाई फाइनाइट वैल्यू बिटवीन माइनस वन टू प्लस वन, ठीक है, क्योंकि वापस से साइन वन अपॉन h आ गया, और जीरो को जब किसी फाइनाइट वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो ही आता है। तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों की वैल्यू सेम आ गई। सो आई एम सेइंग दैट फंक्शन बी डिफरेंशिएबल, यानी ये जो फंक्शन आपका दिया हुआ है वो डिफरेंशिएबल बहुत आसानी से हो चुका है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आप इसको एक बार वापस से देख लें। अब आपके सामने जो ये क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड में परफॉर्म कर चुका है, क्वेश्चन आ चुका है। तो इस क्वेश्चन को हम क्या करने वाले हैं, इस क्वेश्चन के साथ हमें ये प्रूव करना है, जैसा कि आपको दिख रहा है ये मॉडुलस फंक्शन है, और आप जानते हैं मॉडुलस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता, और ये हमें प्रूव भी करना है कि दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1 एंड -1। ओके, तो अब यहां पर हम क्या टेक्निक यूज करें कि आसानी से हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लें। अगर आपने इसको डायरेक्टली करने की ट्राई किया, यानी अगर आपने इसको डायरेक्टली x इज इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल चेक करने की कोशिश करी राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के थ्रू, तो हो सकता है आपको आगे कुछ स्टेप्स के बाद प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाए। तो इसलिए जब भी मॉडुलस वाले इस तरह से क्वेश्चन आ जाएं तो आप कुछ कंडीशंस बनाइए जो मैं आपको बनाना सिखा रहा हूं। किस तरह से कंडीशंस बनानी है देखिए। सबसे पहले देखिए मॉडुलस के अंदर क्या वैल्यूज हैं। मॉडुलस के अंदर हमारे पास वैल्यूज है x प्लस 1 और x माइनस 1। तो सबसे पहले इन दोनों वैल्यूज को जीरो के इक्वल करके आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, यानी x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास दो वैल्यूज आएंगी x की, एक तो आएगी -1 और दूसरी वैल्यू आएगी +1। ये आप बात ध्यान रखिए। अब आप एक नंबर लाइन बनाइए, उस नंबर लाइन पर इन दोनों वैल्यूज को लिख दीजिए, यानी एक वैल्यू तो आपके पास आई -1 और एक वैल्यू आ गई +1। ठीक है, अब आपके पास हाउ मेनी इंटरवल्स आर देयर, काउंट करिए कितने इंटरवल्स आ गए। फर्स्ट इंटरवल, सेकंड इंटरवल और थर्ड इंटरवल। तो ये जो फर्स्ट इंटरवल है इसमें जितने भी आप x की वैल्यूज लेंगे वो लेंगे आप -1 से छोटी, यानी -1 से लेस वैल्यू आप लेंगे। और जो सेकंड इंटरवल है उस सेकंड इंटरवल में भी आपको जो वैल्यूज लेनी होगी वो लेनी होगी -1 से ग्रेटर और इस 1 से स्मॉलर। और जो थर्ड इंटरवल है इसमें जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो आएंगी 1 से ग्रेटर और इक्वल। तो इस तरह से आपने 3 इंटरवल बना दिए। वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं, जिसको भी नहीं समझ में आया वो दोबारा से देख सकता है। ये फर्स्ट इंटरवल है, इसमें सारी वैल्यूज x की -1 से स्मॉलर है। ये सेकंड इंटरवल है, इसमें सारी वैल्यूज -1 से ग्रेटर और इक्वल टू है और 1 से लेस देन है। और ये जो थर्ड इंटरवल है इसमें सारी वैल्यूज x की 1 से ग्रेटर है, यानी दीज आर द 3 इंटरवल्स। इस तरह से हमने 3 इंटरवल्स बना दिए। अब ये 3 इंटरवल्स बनाने का हमारा क्या एम है यहाँ पर वो मैं आपको बताता हूँ। हम इस फंक्शन को दोबारा से लिख रहे हैं इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले आपको लेनी है वैल्यू -1 से लेस देन। तो -1 से लेस देन सपोज करो आपने -2 लिया, -2 को यहां सब्स्टिट्यूट करके देख लो, -2 + 1 नेगेटिव साइन आएगा, -2 - 1 नेगेटिव साइन आएगा। तो -2 सब्स्टिट्यूट करने से यानी -1 से लेस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर इन दोनों जगह पर माइनस का साइन आएगा। तो आप जब इस मॉडुलस को ओपन करो तो माइनस का साइन लगाकर ओपन करना, यहां भी माइनस लगाना और यहां भी माइनस लगाना। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे देन यू विल गेट -2x और ये -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, तो केवल आपके पास माइनस का 2x आएगा।
सिमिलरली उसके बाद आप इनके बीच में आना, -1 और +1 के बीच की वैल्यू कोई भी ले लो, 0 ले लिया आपने, 0 को यहाँ सब्स्टिट्यूट करना, तो यहाँ पर आएगा पॉजिटिव साइन और यहाँ पर आएगा नेगेटिव साइन। तो यहाँ तो पॉजिटिव लिखना और यहाँ पर लगाना नेगेटिव साइन। उससे क्या होगा, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 और 1 ये बन जाएगा 2, तो यहाँ लिख देना आप 2। उसके बाद x की वैल्यू 1 से ग्रेटर सब्स्टिट्यूट करना, तो 1 से ग्रेटर वैल्यू सपोज करो आपने 2 ली, तो ये भी पॉजिटिव आएगा और ये भी पॉजिटिव आएगा। उससे क्या होगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और x क्या बन जाएगा 2x, तो यहाँ बन गया आपका 2x। तो इस तरह से आपने देखा हमारे पास 3 वैल्यूज बन गई। पहली वैल्यू बन गई -2x, दूसरी वैल्यू बन गई 2 और जो थर्ड वैल्यू है वो बन गई हमारे पास ओनली 2x। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 3 कंडीशंस ले ली और 3 टाइप्स के फंक्शन हमको अलग अलग कंडीशन पर मिल गए। अब हम चेक करेंगे 1 पर। तो 1 पर जब हम इसकी डिफरेंशियलिटी चेक करेंगे तो हम सबसे पहले राइट हैंड डेरिवेटिव लिखेंगे और राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h। तो अब आपको इन तीनों वैल्यूज में से देखना है कि x की वैल्यू 1 से ग्रेटर कहां पर है। तो x की वैल्यू 1 से ग्रेटर यहां पर है, तो यहां पर x के रिप्लेस पर आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 1 प्लस h, ये आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया। उसके बाद f1 यानी 1 के इक्वल कहां पर है, ये रही इक्वल टू का साइन, यहाँ 1 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 2 मल्टीप्लाई 1 कितना आएगा 2 आएगा, अपॉन h हो जाएगा। अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आएगा 2 प्लस 2h माइनस 2 अपॉन h, 2 से 2 कट जाएगा और आपको फाइनली मिल जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 2h अपॉन h, h से h भी कैंसिल हो गया, फाइनली यू विल गेट 2। तो राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई 2। सिमिलरली अब आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी निकालिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस h। तो अब 1 माइनस h आ चुका है, तो 1 माइनस h मतलब 1 से छोटा वैल्यू कहां पर है इन तीनों जगह में से, 1 से छोटा वैल्यू ये रहा, तो इसके सामने जस्ट जाएंगे तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी f ऑफ 1 माइनस h की 2, तो यहाँ 2 लिख दीजिए। f1 की वैल्यू वही सेम ही आएगी 2 अपॉन माइनस h, तो 2 माइनस 2 करते ये हो गया 0। तो आपने देखा कि राइट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं है, तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हुआ। कहां पर नहीं हुआ, 1 पर नहीं हुआ। सिमिलरली अगर आप इसको -1 पर भी चेक करेंगे तो 100% आपको राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो की पॉइंट है, इस क्वेश्चन का जो मेन पॉइंट है वो ये थी कंडीशंस, यानी इस तरह से कंडीशंस को लिखना। आप अलग अलग मॉडुलस फंक्शन लेते जाइए, अलग अलग वैल्यूज इसके अंदर मॉडुलस साइन के अंदर लीजिए और अलग अलग तरह की कंडीशन बनाते रहिए, तो आपको अलग अलग तरह के फंक्शंस अलग अलग कंडीशन पे मिलते जाएंगे। और हर बार, जैसा कि मैं आपको जनरलाइज फॉर्म में कह चुका हूं कि मॉडुलस फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल नहीं आएगा, यानी राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू हर बार इक्वल नहीं आएगी। ओके, so now let's see this solution again. Now let's see the another question. Again there are modulus sign. बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है, e रेज़ टू पावर के अंदर मॉडुलस साइन आ गया। तो मॉडुलस साइन अगर आता है तो आपको, जैसा कि अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, उसी तरह यहाँ पर भी आपको अप्लाई करना है। यू विल टेक 2 कंडीशन हियर, क्योंकि यहाँ पर केवल x है तो सिंपली x इज इक्वल टू 0 आएगा। तो पहले आप x इज लेस देन 0 के लिए और फिर आप x इज ग्रेटर देन 0 के लिए अलग अलग कंडीशंस पर फंक्शन की वैल्यू निकाल लीजिए। यानी सबसे पहले आप लिखिए कि अगर यहाँ पर सपोज करो इट इज द फंक्शन, यहाँ पर x नॉट इक्वल टू 0 में 2 केस बनेंगे। पहला केस x इज लेस देन 0, यानी अगर 0 से छोटा हुआ x यहाँ पर तो नेगेटिव साइन आएगा, यानी यहाँ माइनस का 1 अपॉन x बन जाएगा। यानी जो आपका फंक्शन है वो इस तरह से बन जाएगा x e रेज़ टू पावर माइनस 1/x प्लस 1/x, दैट इज दोनों कैंसिल हो जाएंगे और दोनों कैंसिल होके टोटली मिला के e रेज़ टू पावर 0 हो जाएगा। e रेज़ टू पावर 0 1 होता है और e रेज़ टू पावर 0 1 होने के बाद ओनली यहाँ पर आपके पास बचेगा x। तो x आएगा जब x इज लेस देन 0 होगा, और जब आप x इज ग्रेटर देन 0 करेंगे तो ग्रेटर देन 0 पर यहाँ पर सेम साइन आएगा, यानी पॉजिटिव साइन आएगा। तो यहाँ हो जाएगा ये x e रेज़ टू पावर माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x, दैट इज x रेज़ टू पावर e रेज़ टू पावर माइनस 2 अपॉन x। तो ये बन जाएगा 2 अपॉन x, और जब x की वैल्यू 0 होगी तो डायरेक्टली ये गिवन ही है कि 0 ही आएगा। तो इस तरह से 3 कंडीशंस हमको यहाँ मिल गई फंक्शन की। ये हमारा फंक्शन बन चुका है। पहली वैल्यू आ रही है x जब x की वैल्यू लेस देन 0 है, दूसरी वैल्यू आ रही है 0, यहाँ लिख देता हूँ मैं 0 जब x इज इक्वल टू 0 होगा,
और थर्ड वैल्यू आ रही है x e रेज टू पावर माइनस 2 अपॉन x जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है। तो अब हम निकालते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, और राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला होगा लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h। तो 0 प्लस h का मतलब होता है 0 से बड़ी वैल्यू, और इन तीनों में से 0 से बड़ी वैल्यू ये रही, तो यहाँ सीधा 0 प्लस h सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। 0 प्लस h e रेज टू पावर माइनस 2 अपॉन 0 प्लस h एंड देन f0 पर वैल्यू 0 ही है अपॉन h आएगा। तो यहाँ बन जाएगा अब ये लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 h, और ये हो जाएगा e रेज टू पावर माइनस 2 अपॉन h, s से h कैंसिल, h की जगह 0 रखेंगे तो e रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी आएगा, और e रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है। तो मैं यहाँ पर आपको तीन वैल्यूज बताना चाहता हूँ। e रेज टू पावर इन्फिनिटी हमेशा इन्फिनिटी होता है, e रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी हमेशा 0 होता है, और e रेज टू पावर 0 हमेशा 1 होता है। ये आपके कई क्वेश्चंस में काम आएंगे कॉन्सेप्ट। नाउ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम करेंगे फाइंड आउट। तो लिमिट s टेंड्स टू 0 0 माइनस h माइनस f0 अपॉन माइनस h, इट इज द फॉर्मूला। अब 0 माइनस h कहां पर है, यानी 0 से छोटी वैल्यू ये रही, तो इसके सामने यहां पर अगर आप 0 माइनस h सब्स्टिट्यूट कर देंगे देन यू विल गेट ओनली 0 माइनस h, f0 पर 0 है ही, अपॉन माइनस h, तो यहां पर आ जाएगा आपका माइनस h अपॉन माइनस h, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड यू विल गेट 1। तो आप देखेंगे कि राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू 1 दोनों इक्वल नहीं आ रही, यहां पर आ रही है 0 और यहां पर आ रही है 1। सो आई एम सेइंग fx इज क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल, क्योंकि डिफरेंशियबिलिटी के लिए दोनों वैल्यूज का सेम आना जरूरी है, और यहां पर दोनों वैल्यूज सेम नहीं आई, तो ये फंक्शन आपका नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो जब भी आपको इस तरह से मॉडुलस किसी भी क्वेश्चन में दिखता है देन यू डिस्कस सम केसेस, इस तरह से आपको कुछ केसेस डिस्कस करके फंक्शन को रीडिफाइन करना होता है, और उसके बाद आपको राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होता है। यहां पर आपने देखा कि लिमिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लिमिट मैं सबसे लास्ट में रखता हूं जब पूरा मैं कैलकुलेशन कर लेता हूं, कई बार h पहले ही कैंसिल हो जाता है, तो लिमिट रखने में आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है, आपको कैलकुलेशन तब तक करते रहनी है जब तक ये सिंपलीफाई होता जा रहा है। उसके बाद आपको लगता है कि अब फर्दर सिंपलीफाई नहीं होगा, उसके बाद ही लिमिट आपको रखनी है। तो डेफिनेटली यू विल गेट ए फाइनाइट वैल्यू, तो आपको जरूर कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू मिल जाएगी। इससे प्रीवियस वीडियो मैंने कंटिन्यूटी का बनाया था, बहुत अच्छा वीडियो था वो, उसमें कंटिन्यूटी के सारे कॉन्सेप्ट को विद एग्जांपल्स विद थ्योरी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो भी देखें, क्योंकि कंटिन्यूटी अगर आप देखेंगे एग्जाम्स, प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स या कॉम्पिटिशन एग्जाम्स, तो उनमें आप देखेंगे कंटिन्यूटी का जो वेटेज है वो डिफरेंशियलिटी से ज्यादा है। यानी कि अगर किसी एग्जाम में डिफरेंशियलिटी का एक क्वेश्चन आने के चांसेस है तो वहां पर कंटिन्यूटी के 3 क्वेश्चन आने के चांसेस होंगे, यानी कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी से 3 गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कंटिन्यूटी को आपको जरूर पढ़ना है और समझना है, क्योंकि कंटिन्यूटी के बिना आप कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी इस चैप्टर में से ज्यादा मार्क्स नहीं ला पाएंगे। तो अगर आपको इस चैप्टर में से अच्छे मार्क्स लाने हैं तो कंटिन्यूटी आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए, उसके बाद डिफरेंशियलिटी, क्योंकि डिफरेंशियलिटी में आपने देखा अगर आप एनसीईआरटी बुक की बात करते हैं तो देयर आर ओनली 2 क्वेश्चन इन एक्सरसाइज नंबर 5.2, और अगर आप अदर स्टेट बोर्ड्स की बात करते हैं तो वहां पर भी डिफरेंशियलिटी को वेटेज कम दे रखा है, यानी वहां पर डिफरेंशियलिटी के क्वेश्चन कम दे रखे हैं। लेकिन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ दे रहा हूं, उस पीडीएफ में डिफरेंशियलिटी के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जिनको आपको करके प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस इतनी अच्छी कर लेनी है कि आपको डिफरेंशियलिटी में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो नाउ लेट्स सी अगेन। अब आपके सामने ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डिफरेंशियलिटी का, और शायद अगर आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये कंटिन्यूटी जैसा क्वेश्चन है। यस, यहां पर भी आपको a और b की वैल्यू चाहिए। फंक्शन डिफरेंशिएबल गिवन है x = c पर, यानी यहां पर आपको x = c पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है और आपको स्मॉल a और स्मॉल b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऐसे ही क्वेश्चन हमने कंटिन्यूटी के अंदर भी किए थे, अगर आपने प्रीवियस वीडियो मेरा देखा हो तो वहां पर भी मैंने इसको इंपॉर्टेंट कहा था और यहां पर भी इसको इंपॉर्टेंट कह रहा हूं। मैं आपको वापस से कह रहा हूं कि अगर आप एनसीईआरटी बुक की तरफ जाएंगे तो वहां पर आपको डिफरेंशियलिटी के ज्यादा क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। तो ये मैं क्वेश्चन इसलिए आपको करवा रहा हूं कि आपको चेकआउट करना आना चाहिए, आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए किस तरह से डिफरेंशियलिटी के क्वेश्चन में हम कांस्टेंट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है
तो सबसे पहले आपके माइंड में क्या स्ट्राइक करेगा, इफ दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू c देन यू से राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, यानी आप दोनों डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिखेंगे, लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस fc अपॉन h, और लेफ्ट हैंड की तरफ आप लिखेंगे लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस h माइनस fc अपॉन माइनस h। अब जब आप c प्लस h या c माइनस h की बात करते हैं तो यहां पर आपने देखा कि यहां पर लेस देन c दे रखा है, तो c प्लस h यहां पर ग्रेटर देन c दे रखा है, तो 0 से यानी c से बड़ी वैल्यू c प्लस h होगी, तो यहां पर आप x के रिप्लेस पर c प्लस h सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये बात ध्यान रखना, c प्लस h मतलब c से ग्रेटर वैल्यू जो आपने यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दी, और fc मतलब c के इक्वल वैल्यू, तो c के इक्वल वैल्यू यही, तो यहां c सब्स्टिट्यूट कर देंगे, देन यू विल गेट c स्क्वायर। इस तरह से c स्क्वायर आपको मिल जाएगा, अपॉन में h आ गया। सिमिलरली हियर यहां पर भी आप कुछ ऐसा ही करेंगे, c माइनस h है तो c से छोटी वैल्यू, यानी यहां पर c माइनस h आ जाएगा, fc मतलब c की इक्वल वैल्यू, वापस से यहाँ c आ जाएगा अपॉन में माइनस h। उसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आ जाएगा ac प्लस ah प्लस b माइनस c स्क्वायर अपॉन h। मुझे नहीं लगता इधर कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, और यहां पर अगर होल स्क्वायर को आप ओपन करेंगे देन यू विल गेट दिस वैल्यू, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्मूले से हमने c स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2ab लिख दिया, और माइनस का c भी है, c स्क्वायर भी है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं आसानी से। और अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी ac प्लस ah प्लस b माइनस c स्क्वायर अपॉन h, और उधर की तरफ जो वैल्यू आएगी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की तरफ वो आएगी h कॉमन लेकर h माइनस 2c अपॉन माइनस h, तो h से h कैंसिल कर देंगे, और अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे और h को 0 लिमिट पुट कर देंगे तो फाइनली यू विल गेट माइनस 2c। तो यानी यहां पर आपके पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आ चुकी है माइनस माइनस प्लस 2c, क्योंकि ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो 2c वैल्यू आ चुकी है आपके पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की। लेकिन राइट हैंड डेरिवेटिव में ये h कैंसिल आउट नहीं हो पा रहा है, इस वजह से अगर आप यहाँ लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा, और इनफाइनाइट जो है वो नॉट डिफाइन होता है, तो इनफाइनाइट यहाँ पर नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर c आ चुका है, इधर इनफाइनाइट आ जाएगा, तो फाइनाइट वैल्यू नहीं आएगी, तो a और b की वैल्यू भी आप कभी फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। तो अब हम क्या करें, तो यहाँ पर जो मैंने आपको पहले वाले सबसे पहला क्वेश्चन जब मैंने कराया था डिफरेंशियलिटी का, उसकी शुरुआत ही मैंने यहाँ से की थी कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो 100% कंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ पर हमें अब कंटिन्यूटी की डेफिनेशन यूज करनी है, क्यों? क्योंकि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल गिवन है तो कंटिन्यूअस भी होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे fx is continuous at x is equal to c. So let's check for right hand limit and left hand limit is equal to fc. तो right hand limit का फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f of c plus h, लेफ्ट हैंड लिमिट में होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f of c minus h is equal to fc। तो c प्लस h यानी c से बड़ी वैल्यू, c माइनस h मतलब c से छोटी वैल्यू, तो यहाँ पे आ जाइए c से बड़ी वैल्यू में, यहाँ पर आ जाएगा c प्लस h प्लस b लिमिट s टेंड्स टू 0, और इधर आ जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0 c माइनस h मतलब c से छोटी वैल्यू, सिंपली आपने सब्स्टिट्यूट कर दी, और fc मतलब c के इक्वल वैल्यू दैट इज c स्क्वायर, ये रहा इक्वल टू का साइन, तो यहाँ c स्क्वायर आ गया। अब जैसे आप h टेंड्स टू 0 करेंगे तो यहाँ ac प्लस b बचेगा, जैसे यहाँ h टेंड्स टू 0 करेंगे यहाँ c स्क्वायर आएगा, और जब आप c स्क्वायर को इधर लाएंगे देन यू विल गेट ac प्लस b माइनस c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से आपके पास ac प्लस b माइनस c स्क्वायर की वैल्यू 0 आ गई। अब यहाँ आप देखें ac प्लस b माइनस c स्क्वायर, यानी यहाँ पर भी आपके पास ac आ रहा है, यहाँ पर आपके पास b आ रहा है, माइनस का c स्क्वायर आ रहा है, तो आपने देखा कि ये जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट इक्वेशन दीज थ्री वैल्यूज, ये तीनों वैल्यूज मिलकर 0 बन जाएंगे। तो आपके पास यहाँ आ जाएगा a h अपॉन h, h से h कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली यू विल गेट a। तो आपके पास राइट हैंड डेरिवेटिव वैल्यू आ गई a। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि a की वैल्यू 2c के इक्वल आ गई, और अगर आप a की वैल्यू 2c के इक्वल यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे a की वैल्यू 2c, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ b आल्सो, तो आपको b की वैल्यू भी मिल जाएगी। 2c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इज c स्क्वायर,
सो द वैल्यू ऑफ बी इज कम माइनस सी स्क्वायर। तो आपने देखा ए ऑफ बी की जो वैल्यूज आ गई वो हमें सी की फॉर्म में मिल चुकी है। तो इस तरह से आप ए ऑफ बी की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंशियलिटी का क्वेश्चन हमने किया, मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पर अटक जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूं मैक्सिमम स्टूडेंट आगे कैलकुलेशन नहीं कर पाते क्योंकि वो ये वाला पोर्शन नहीं जानते। वो ये नहीं जानते कि डिफरेंशिएबल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है, तो वो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन नहीं लिख पाते। उससे ये इक्वेशन नंबर 1 वो प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे और यहाँ पर इसका यूज हो रहा है, इसके बिना यहाँ की लिमिट सॉल्व नहीं हो पाएगी। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टास्क फॉर यू, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। तो हर क्वेश्चन जो डिफरेंशिएबल होता है वो कंटिन्यूअस भी होता है, तो कंटिन्यूटी को यूज करना है। विदाउट कंटिन्यूटी यू नेवर फाइंड द वैल्यू ऑफ ए और बी। तो आज के वीडियो में मैंने आपको डिफरेंशियलिटी के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया, डिफरेंशियलिटी की डेफिनेशन को बताया, डिफरेंशियलिटी के जियोमेट्रिक मीनिंग को बताया। उसके बाद मैंने डिफरेंशियलिटी के कुछ क्वेश्चंस किए। मैं ये नहीं कह रहा दीज आर सफिशिएंट क्वेश्चंस फॉर यू, आपके लिए मैंने 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन जितने भी सॉल्व किए हैं वो सफिशिएंट हो सकते हैं अगर आप और क्वेश्चन जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं उनको भी ट्राई करते हैं। तो आपको प्रैक्टिस इतनी करनी है कि आपकी जो कॉन्सेप्ट है डिफरेंशियलिटी के वो बिल्कुल क्लियर हो जाएं। यहाँ पर आपने देखा मैं सारे क्वेश्चन राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव से करता जा रहा हूँ और हर क्वेश्चन प्रूव करता जा रहा हूँ। जो फोकस मेरा रहा वो ये रहता है कि लिमिट मेरी जो है वो फाइनाइट आए, और फाइनाइट लिमिट के लिए मैं पहले क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करता हूं और लिमिट की वैल्यू तब सब्स्टिट्यूट करता हूं जब मुझे फाइनाइट वैल्यू मिलेगी। तो आपको हिम्मत नहीं आनी है, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते रहना है। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कहीं आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे डायरेक्टली मेरे मेल एड्रेस पर जो मैं हमेशा आपको देता हूं उस पर लिखिए, मुझे बताइए। और अब मैं आपको एक नंबर भी शेयर करूंगा, उस नंबर पे भी आप व्हाट्सएप करके मुझसे प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। तो यहाँ तक डिफरेंशियलिटी का कॉन्सेप्ट पूरा हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने लेके आऊंगा डिफरेंशिएशन के बहुत सारे फॉर्मूले, और 12th क्लास के हम डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलों से बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंशिएशन यानी डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन के डिफरेंशिएशन को सीखेंगे, किस तरह से डिफरेंट फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन कर पाएंगे। तो यहाँ पर आज इस वीडियो को मैं यहीं पर खत्म कर रहा हूँ, यहीं पर एंड कर रहा हूँ। तो अगर आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा है तो मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए और लाइक भी करते रहिए। और ये बात ध्यान रखिए कि बिना हार्ड वर्किंग के आप कभी भी मैक्सिमम मार्क्स नहीं ला सकते, इसलिए आपको हार्ड वर्किंग करते रहने चाहिए जिससे आपके मार्क्स हमेशा टॉप लेवल के आए। सो नाउ आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड कर रहा हूं। सो गुड बाय एंड टेक केयर।